टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कई टाइप्स का होता है, बट अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको 6 से 8 पढ़ना है। अगर चैप्टर के अंदर की बात करें तो 2 एक्स्ट्रा वहाँ पढ़ना है और अलग से आपका डेफिनेशन हम 6 पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम 6 नहीं पढ़ने वाले हैं, जितने भी टाइप हो गए मैट्रिक्स का हम टोटल पढ़ा देंगे इसमें। तो अभी हम लोग सीक्वेंस पे चलेंगे। जो है पहला टाइप जो आपका होगा वो आप लोग लिखिएगा रो, लिखिएगा यानी कि रो मैट्रिक्स पहला वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम सेकेंड वाला की बात करें, ये सेकेंड आपका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 5 नंबर की अगर हम बात कर लें, यह आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। 6 नंबर की अगर हम बात कर लें तो आपका हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 नंबर की अगर हम बात कर लें तो आप इसमें ले सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। 9 नंबर की बात करें तो आपको हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना आप लोग को है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो आपका 10 में हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 11 नंबर पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें 12 नंबर की अगर हम बात कर लें तो आपका हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। 14 नंबर की बात करें आपको हो जाएगा नील पोटेंट मैट्रिक्स। 15 की बोले हैं तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और ये बात कर सकते हैं इस टाइप से कई टाइप का आएगा, लेकिन मुझे काफ़ी है इतना। अगर ये आपको इतना आता है तो आप मैक्सिमम बुक को कवर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं आप कर सकते हैं। इसमें और भी है, कई टाइप का और भी आएगा। अप्रॉक्सीमेट 21 टाइप का आप लोग बताएंगे। तो जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट देंगे वैसे वैसे हम पढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि इसका क्या है, कैसे हम लोग पढ़ना है। तो पहला आपका हो जाएगा रो मैट्रिक्स, सेकंड आपका कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के टाइम में ही हम पढ़ा देंगे आपको इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा देंगे और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा देंगे। हालांकि यहाँ लिखना था हमको वहाँ लिख दिए हैं, इससे लेना देना नहीं है हमको। अब इसके बाद आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद आएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, एक्सक्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो जब आप लोग को हम पढ़ाएंगे, जब आप लोग को पढ़ाएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ पे आप लोग सिमेट्री और एक्सक्यू सिमेट्री का जिक्र करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका डेफिनेशन भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो पहला क्या काम करना है आपको, रो मैट्रिक्स लिख कर डैश देना है। अब रो मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अब हम लोग को फर्स्ट लेना है रो मैट्रिक्स लेना है। अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी वाले इसको लिखेंगे क्या चीज़,
पंक्ति अवयव, ठीक है। अब इस रो मैट्रिक्स में हमें करना क्या है, कैसे इसका डेफिनेशन तैयार करना है, ये पता होना चाहिए मुझे। तो सबसे पहला हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से डेफिनेशन तैयार करेंगे, ठीक है। क्या करना है मुझे, एग्जांपल से डेफिनेशन तैयार करना है। तो हम पहला काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। रो का मतलब क्या होता है, सिर्फ रो होना चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए। रो का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ रो होना चाहिए, कॉलम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस टाइप का है। तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रो है। रो क्या है, सिंगल है। लेकिन कॉलम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये C1 कॉलम होगा, ये आपका C2 कॉलम है, ये C3 भी क्या है कॉलम है, और ये C4 भी कॉलम है। यानी कि ऐसा हो, या फिर आप इस तरह का ले सकते हैं, तो छोटा कर लीजिए ऐसा, 5 है, 2 है, 3 है, 0 है, ऐसा लेंगे तो क्या हो, इसमें रो कितना है, सिर्फ R1 सिर्फ एक है। कॉलम की बात करें तो C1, C2, C3, ये क्या हो जाएगा आपका C4, और ये C5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो रो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की संख्या एक होता है और कॉलम एक से अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है जी, रो की संख्या एक होता है और कॉलम अधिक होता है। तो यहाँ से डेफिनेशन लिखिएगा, लिखना होता लिख सकते हैं, लिखिए द मैट्रिक्स in which only one row and column is more than one. एक स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो तो एक होता है लेकिन कॉलम एक से अधिक होता है, ठीक है। जिनको अब जैसे लिखना है, जिस फॉर्म में लिखना है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबका, किसी को इस पर प्रॉब्लम लिखने में? चलिए, तो अब एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिखिए, यानी कहने का मतलब है इसमें रो की जो नंबर ऑफ रो जो होता है वो फिक्स होता है, कितना होता है जी, 1 होता है, और कॉलम क्या होगा, मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग देखना है सेकंड में, और सेकंड में हम लोग को देखना है कॉलम मैट्रिक्स देखना है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्तंभ अवयव कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, स्तंभ का मतलब ऐसा होता है जी, स्तंभ तो बोले थे कि ऐसे वाला रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अगर ऐसा हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रो कहते हैं, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐसे वाली की बात करते हैं, वर्टिकली की बात करने वाली है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वर्टिकली लाइन जो दिख रहा है ना, ये आपका, इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, कॉलम कहते हैं। और इस तरह का जो मैट्रिक्स अरेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग क्या काम करेंगे, डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अब ये 2 है, 4 है, और ये 5 है, बी है ये आपका, देखिए C D E। अब बताइए कि इसमें क्या कॉमन चीज़ मिल रहा है, कॉलम क्या मतलब, कॉलम इसमें अगर हम बात करें तो क्या ये कॉलम दिख रहा है, ये दोनों क्या है, सिर्फ कॉलम है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कॉलम की संख्या कितना है, आपका जवाब होगा 1 होगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें ऑर्डर कितना होगा इसका, तो ऑर्डर लिखना हो, ये आपका हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा जी R2, ये कितना हो जाएगा R3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे पास क्या है, रो कितना है 3, कॉलम कितना है जी 1 है। यानी इसका भी अगर हम बात करें तो इसका भी क्या होगा, 3 होगा और 1 होगा। कोई भी आप किसी टाइप का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मानो तो एक और 0 डाल दीजिए, ऐसा है। क्या रो कितना है जी 4 है, और कॉलम कितना है 1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें फिक्स्ड मिलेगा। क्या फिक्स्ड मिलेगा जी, यहाँ कॉलम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कॉलम की संख्या कितना हो जी 1 हो, अगर कॉलम की संख्या 1 हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्योंकि वो इस तरह का बनाता है, इस तरह का बनाता है, इस तरह का बनना चाहिए, ठीक है।
ऐसा अगर बना रहा है तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसकी, तो यहाँ देखिए डेफिनेशन यहाँ से क्या मिलता है मुझे, यहाँ डेफिनेशन मिलता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक क्या हो जी, कॉलम हो, और रो क्या हो, एक से अधिक हो, यानी मोर देन कितना हो, 1 हो। अगर एक से अधिक कॉलम है तो वो आपका हो जाएगा चीज़, सॉरी, अगर हम बात करें रो का, तो रो क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, लेकिन कॉलम क्या होगा, हमेशा वो एक ही होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये कहलाता है कौन सी मेरा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें कॉलम की संख्या क्या हो, एक हो। चलिए इसको लिखिए, तो डेफिनेशन लिखना हो तो लिखिएगा, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ column is 1 and number of rows are more than, यानी कहने का था रो की जो संख्या होगा वो एक से ज़्यादा होगा और कॉलम जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब हमें देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। अब मुझे यहाँ पे बता दो कि वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में स्क्वायर पढ़ा है तो इसके डेफिनेशन के लिए कुछ नया करने की ज़रूरत है ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, स्क्वायर जो होता है ना वो इस टाइप का होता है, जिसका चारों साइड क्या होता है जी, हालांकि ये लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है, हम स्क्वायर समझ लें इसको। स्क्वायर है यानी कि अगर चारों का चारों साइड, इसका 4 साइड्स अगर इक्वल हो जाए, प्रत्येक 90 डिग्री पे एंगल बना रहा हो यहाँ पे, ये मेरा स्क्वायर है। तो अब अगर हम बात करें स्क्वायर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 यूनिट है माय डियर, ये भी कितना होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। और आपको पता नहीं है कि MYN का मीनिंग क्या होता है। ये होता है L और ये होता है B, यानी L है और ये B है, लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, क्या है जी, लंबाई और चौड़ाई है। तो इसका लंबाई कितना यूनिट, 2 यूनिट, और इसकी चौड़ाई 2 यूनिट। लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2, इसलिए तो इसको लिखते हैं 2/2। यानी कहने का मतलब ये लंबाई और ये वाला चौड़ाई है, यानी कि लंबाई भी 2 यूनिट चाहिए और चौड़ाई भी 2 यूनिट चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, कि M और N दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर M और N दोनों इक्वल है तो हो जाएगा वो कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम की संख्या समान हो, क्या है, इक्वल हो। अगर रो और कॉलम की संख्या इक्वल है तो हम लोग कहते हैं इसको क्या चीज़, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम बात कर ले, एग्जाम्पल की बात करें, तो आप अपनी मन से कोई भी ले सकते हैं, 2 है, 4 है, 5 और ये 6 है। तो माय डियर अब बताओ यहाँ पे कि रो कितना है, इसमें रो कितना है, 2 रो है, कॉलम कितना है, 2 है। देखो लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये देखो बना दिया ना स्क्वायर, क्या जी, 2 लंबाई 2 चौड़ाई बना दिया है स्क्वायर। यानी कि ये 2/2 है। लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होना चाहिए मुझे, 2 और 2 ही होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इसके लिए अगर हम बात कर ले ऐसा, अगर सपोज इस तरह का क्वेश्चन दे दें, बताइए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसे मालूम चला, तो हम रो और कॉलम चेक कर लेते हैं क्या दोनों है सेम कि नहीं है। तो अगर हम बात करें बोले, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। यानी कॉलम की संख्या, सॉरी रो की संख्या कितनी है जी, 3 है। और हम कॉलम की बात करें तो क्या होगा, C1, ये क्या हो जाएगा C2 और ये क्या हो जाएगा C3। तो यहाँ कॉलम की संख्या कितना है, 3 है ना। तो रो और कॉलम क्या है, सेम है। जब रो और कॉलम सेम है इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, एकदम फिक्स है। और जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एकदम अपॉर्चुनिटी है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा,
4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि बताइए इसमें से कौन स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। तो एक डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद आपको ये एग्जांपल लिखेगा अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m/n है जी, यहाँ पे m/n इज said to be स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, अगर रो और कॉलम इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दैट इज आप कर सकते हैं, आप A इज इक्वल टू Aij m/n, और ये ऑर्डर है जी, ये रो है और ये कॉलम है। तो m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n। अगर m इज इक्वल टू n का कंडीशन है तो मेरा क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये नहीं इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, ये आपका कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखना है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स देखना है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का हिंदी होता है विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव में विकर्ण तो पता है सबको, ठीक है, विकर्ण पता है आप लोग को। अगर ये स्क्वायर है जी, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट विकर्ण है और ये वाला सेकंड है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, और ये वाला आपका हो जाएगा सेकंड विकर्ण है। तो हम लोग यहाँ जो जिक्र करने वाले हैं वो करने वाले किसका जी, फर्स्ट विकर्ण का बात करना है। इस फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, प्राइमरी विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, प्राइमरी डायगोनल कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। और सेकंड वाला को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ प्राइमरी डायगोनल लेना है, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात कर लें, अगर हम एक एग्जांपल ले लें भाई, सारा काम एग्जांपल से ही होगा। एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 3 है। तो माय डियर एक बात बताते हैं हम कि डायगोनल का एलिमेंट को छोड़कर ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके डायगोनल के एलिमेंट अगर छोड़ दिया जाए और बाकी एलिमेंट अगर 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। अब हम बात कर लेते हैं बी की, अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 0 0 0 3 5 0, फिर यहाँ लीजिए 0, सॉरी इसको भी 0 कर लेते हैं 0, और ये आप कर लीजिए 4। अगर हम बात कर ले इसका, किसकी बात करें, हम इसका बात कर लेते हैं। ये 3×3 ऑर्डर का है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आ जाओ, अगर हम बात कर ले क्या चीज़, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर, कितना कहते हैं उसको, हाँ। तो हम बात क्या कर रहे थे, बात ये बोल रहे थे हम कि अगर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, अगर डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। यानी कि वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, सिवाय किसको, डायगोनल को। डायगोनल को छोड़ के अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं जी, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्योंकि सबका तो सब खत्म है, सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट है। तो डायगोनल का एलिमेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल, ठीक है। फिर इसको नोट कीजिए। हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर बाकी सारे एलिमेंट 0 हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब अगर डेफिनेशन की अगर बात करें, और स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 0, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट क्या हो, 0 हो, बट किसको, एक्सेप्ट डायगोनल। डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कौन मैट्रिक्स होगा जी, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग
स्केलर मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब ये है कि ये अदिश अवयव है, और अदिश अवयव में क्या होगा, किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के जरिए ही इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन से अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इससे इस पे आएंगे ना तो इसको याद करना पड़ेगा, फिर इसकी बात करेंगे हम लोग। तो क्या काम करते हैं, पहले तो हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या होगा, किस तरह का होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। ये ठीक है, ये इस टाइप का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम बी ऑप्शन मतलब बी लेते हैं, ये रूट आपका क्या है 3 है, 0 है, 0 है और ये रूट 3 है। अगर हम बात कर ले, अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यानी कि डायगोनल का जो भी एलिमेंट हो वो एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर ये +2 है तो यहाँ +2 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ माइनस में हो, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक जैसा है, आइडेंटिकल है, तो समझ लेना भाई कि ये जो है ना वो कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर हम बात कर ले 3/3 का, अगर हम 3/3 ऑर्डर वाले की बात कर ले, ये आपका 2 है, 0 0 0 2 0 0 0 और ये क्या हो जाएगा 2। तो देखिए डायगोनल का सारी एलिमेंट क्या है जी, टोटल 0, सॉरी टोटल क्या है 2 है। अगर टोटल का टोटल 2 है, इससे क्लियर हो रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, छोटा स्केलर मैट्रिक्स है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स से तो समझ में आ गया है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के बहुत बड़े कंडीशन है। वो कंडीशन है कि टोटल एलिमेंट एक ही जैसा होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो गया तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स में लोग कौन सा जो इसका मेन ब्रांच है उसमें चले जाएंगे ये। तो अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उसका हम लोग देखेंगे। लिखिएगा और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स whose diagonal elements are identical। क्या होना चाहिए जी, आइडेंटिकल होना चाहिए। आप लिख सकते हैं इक्वल, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और साथ में आप क्या काम करेंगे, एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे। हो गया। तो हम लोग को देखना है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह कहते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स के अगर हम बात कर लें तो आपको पता है यूनिट का मतलब क्या होता है, ये बताओ, सिर्फ सिंगल सा बात बताओ। एक सिंपल सा बात है कि यूनिट का मीनिंग क्या होता है। यूनिट मतलब 1 होता है, यानी कहीं ना कहीं हमें 1 से रिलेटेड ये मैट्रिक्स होगा। यानी कि ये क्लियर बात यहाँ से आ रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 उसका एलिमेंट हो। यानी ये एक डायगोनल एलिमेंट का, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। और इस टाइप में क्या होगा कि डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर सारा का सारा डायगोनल का एलिमेंट 1 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम बात कर ले ये कितने बाई कितने का है जी, 2/2 का है। अगर हम बात कर ले इसका 3/3 का अगर हम लेना चाहते हैं क्या होगा जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या ये डायगोनल है ना जी, ये डायगोनल है। तो डायगोनल का एलिमेंट अगर 1 हो जाए, क्या हो जाए, डायगोनल का एलिमेंट 1 हो जाए, तो बाकी टर्म तो पता ही है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे टर्म क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है जिसमें क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट कितना होते हैं, 1 होते हैं। अगर डायगोनल का एलिमेंट 1 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं जी, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग खुद से डेफिनेशन तैयार कीजिएगा। डायगोनल एलिमेंट्स is always equal to कितने जी, 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है कि
डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमेशा 1 होते हैं। हमेशा क्या होते हैं जी? डायगोनल का एलिमेंट्स कितने होते हैं? हमेशा 1 होते हैं। अगर 1 के इक्वल है तो समझ जाइए वो कौन सा मैट्रिक्स है जी? यूनिट मैट्रिक्स है। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। डेफिनेशन आप लोग खुद जानते हैं, खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ा डेफिनेशन है नहीं, छोटे छोटे डेफिनेशन है, कर सकते हैं। तो हमें देखना है आपका नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। मैंने जब टाइप लिखाया था तो वहाँ मैंने इसको छोड़ दिया था, वो माइंड से निकल गया था, लेकिन अभी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इसको कि आपका है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा है? नल मतलब ही होता है एम्प्टी, और जीरो का तो मतलब ही पता है कि बिल्कुल जीरो होना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके टोटल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, या फिर आपका ऐसे बोल सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा हो। ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके टोटल एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, ठीक, बड़ा सा जीरो देके। और इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। ठीक, अब 2/2 को जनरली हम लोग लिख सकते हैं जैसे m/n, दोनों अगर इक्वल है तो हम क्या नाम कर सकते हैं? दोनों इक्वल है, दोनों की जगह पे या तो m लिख दो या फिर इसके जगह पे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सिंपली l लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2/2 भी लिख सकते हैं, या आपको मन है तो यहाँ सिंपली क्या लिख दें? O2 कर दें। 2 ये बताता है क्या है? ये 2/2 ऑर्डर का क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? 1/1 होता है। इसको आप सिंपली जीरो भी लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो क्या होगा जी? ये इसका ऑर्डर कितना होगा जी? 3/3। और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं जी? O3 कर सकते हैं। कोई इसको 0-3 मत पढ़ना, ये O3 है। ठीक है? हम लोग वो बोलते हैं इसको, अगर जीरो ही बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा, क्योंकि ये सारे टोटल टर्म जीरो ही है। अगर मान लो कि ऐसा ना हो कि इस टाइप का हो जाए 0 0 0 0 0 और ये 0, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? जीरो कितने बाई कितने का जी? 2/3 लिख सकते हैं। तो यानी डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट्स क्या हो? जीरो, उस हम लोग क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नोट कीजिए, नल मैट्रिक्स is equal to total element of matrix is equal to क्या जी? ठीक है? बुकीज डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। जो आप ले रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उसी चीज़ को हम डेफिनेशन में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, उसके मीनिंग सेम रहेगा। कहने का मतलब ये होता है कि बुक में क्या होता है, अलग अलग IJ की लगाता है, उससे मुझे लेना नहीं है। मुझे जो एक्चुअल मीनिंग उसका है वो मीनिंग लेके हम लोग को समझना है। ठीक है? अच्छा से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स में क्या है, नाम से क्लियर है। देखो, मैट्रिक्स का डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, नाम से पूरा पूरा क्लियर है। इक्वल मैट्रिक्स, और इक्वल का मतलब पता ही है, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम बात कर ले इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के जरिए हम ज़्यादा नहीं जंप करेंगे, हम बात कर लेते हैं किसके जरिए? क्वेश्चन के जरिए। ज़्यादा आपका इफेक्टिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बनाओगे, यानी कि क्वेश्चन को ज़्यादा समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम बात कर ले दूसरा एक E, F, G और H, ठीक है? मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, मेरे पास दो मैट्रिक्स है और क्या रखा है कि दोनों का दोनों क्या है जी? इक्वल है। क्या क्या रखा है? दोनों का दोनों इक्वल है। और याद रखना हमेशा यहाँ से बात है कि याद रखना है कि दो मैट्रिक्स, टू और मोर मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब टोटल का टोटल एलिमेंट जो होता है ना उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए। यानी पहले वाले पहले के इक्वल होना चाहिए, ठीक? सेकंड वाले किसके इक्वल होना चाहिए? सेकंड के इक्वल होना चाहिए। थर्ड वाले किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड के इक्वल होना चाहिए। और फोर्थ वाले फोर्थ के इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट है अपने करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये पहला पोजीशन तो पहले पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये सेकंड पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन वाले की बात कर रहे हैं, ये थर्ड है तो थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, ये फोर्थ है तो फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए जो कंडीशन है वो आप जानते हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो। यानी ए किसके इक्वल होना चाहिए?
ई के इक्वल होना चाहिए, बी किसके होना चाहिए इक्वल जी, बी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के इक्वल होना चाहिए, सी किसके इक्वल होना चाहिए जी, सी के इक्वल होना चाहिए, और डी किसके इक्वल होना चाहिए, एच के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तभी ये इक्वल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। इक्वल होने का कंडीशन है पहले वाला पहले के इक्वल हो, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो, फोर्थ वाले फोर्थ के इक्वल हो, चाहे वो 2/2 ऑर्डर का हो, चाहे वो 3/3 ऑर्डर का हो, कोई भी ऑर्डर का हो। तो इसका यही एक कंडीशन है, क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो आपका डेफिनेशन तैयार हो चुका है, आप लोग डेफिनेशन जान चुके हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसका डेफिनेशन तो आप जान गए हैं कि वैसे 2 स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वैसे 2 मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, उसे करस्पेंडिंग एलिमेंट से इक्वल हो, पहले वाले पहले के इक्वल हो, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो। अगर ऐसा है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये इक्वल मैट्रिक्स होगा, जिसमें कि ए और बी क्या हो, दूसरे क्या इक्वल हो। ठीक है, फिर नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को, और बहुत ईजिली। भाई देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, इक्वलिटी का साइन है। जब ये इक्वालिटी का साइन है तो क्लियर हो चुका है ये इक्वल मैट्रिक्स का है। तो पहले वाले किसके इक्वल, पहले के इक्वल, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा जी मेरे पास 6 हो जाएगा। सेकंड वाले किसके इक्वल, सेकंड के, यानी y इज इक्वल क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। थर्ड वाले किसके इक्वल, p की वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। और ये दोनों का सम कितना है जी 0 है, यानी कहने का x प्लस जेड का जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये पता है आपको x की वैल्यू कितना है 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा जी -6। क्या x y z और p की वैल्यू निकल चुका है, आपका यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या क्लियर है यहाँ तक, तो इसको सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है जी 2 है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ले जाएंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे लंबा चौड़ा बनेगा, और एक 2 लाइनें बनेगा। तो कौन सा चाहिए ये बता दो मुझे, 2 लाइन वाला चाहिए या फिर पूरा पेज भर के चाहिए। अगर 2 लाइन वाला चाहिए तो बस जानते हैं आप लोग कि ये कौन सा है जी, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वलिटी का साइन है। पहला को किसके इक्वल करना है जी, फर्स्ट को, फर्स्ट के इक्वल कर दो, क्लियर है। सेकंड को किसके इक्वल करना है, अगर हम इसकी बात करें तो किसके इक्वल कर देना जी 8 के। और ये जो आपको दिख रहा है वो 0 + 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा 5, z इज इक्वल क्या हो जाएगा जी 5 - 5 क्या देगा 0। z की वैल्यू तो आप इसलिए निकाल लिए क्या चीज 0, क्या निकला जी 0, z की वैल्यू निकल चुका है। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, x और y की वैल्यू निकालना है। और इसको निकालने के लिए क्या है ना कि आप लोग क्या काम करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें डालोगे तो बहुत बड़ा होने वाला है। हम वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब बताओ x और y की क्या वैल्यू रखिए जो 6 आ जाए। आपका मन होगा सर 1 और 5, लेकिन एक बात और याद रखना है, उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 8 को अगर फैक्टराइज करते कितना बनता है 2 और 4, यानी कि अगर 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 8, या 4 को मल्टीप्लाई करें कितना से 2 को, तब भी 8 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसकी x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा जी 4 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 8 आना चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा क्या कंडीशन होगा, इसकी वैल्यू लेंगे कितना 4 और इसकी वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे, तब हो जाएगा जी 2 + 4 कितना जाएगा 6, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तब 8 हो जाएगा, यानी कि 2 चांसेस बनता है यहाँ पे। आपको बचेगा सर 6 बन जाए 6, तो 6 + 1 कितना होता है 7 होता है। क्या 3 + 3 लोग कितना होगा 6, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, तो वो तो होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मेरा आंसर जो बना है वो क्या आंसर बना है वो हम लोग देते हैं। जब मैंने लिया कितना x की वैल्यू 2 तो y कितना है जी 4, एंड जब मैंने वैल्यू लिया कितना 4 x का तो y कितना लिया जी मैंने 2, और माइंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं और इस z को यहाँ से उठा के कहाँ लिख देना है, बन गया। देख लो कोई भारी काम नहीं, सिर्फ माइंड का खेल है।
थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन किया, बात खत्म हो गया, आंसर मुझे मिल गया। अब ये देखना है, माइंड का कैलकुलेशन करना है कि भाई मुझे दिमाग बढ़ाना है ना, दिमाग को एक्सटेंड करना है। तो क्या काम करना है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके जरिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, ये तो आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए, बंद है। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। आप जानते हैं कि फर्स्ट वाले किसको इक्वल करना है, फर्स्ट को, यानी x प्लस वाई प्लस क्या करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू 9 करना पड़ेगा। और फिर x प्लस z कितना है जी, 5 है। और सेकंड थर्ड में क्या है, y प्लस z इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि y प्लस z की वैल्यू कितना है मेरे पास, 7। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 7 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस, आ गया ना x इक्वल टू। अब बताओ, अब x की वैल्यू मुझे पता है तो क्या इसमें डाल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस क्या, z इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 2, z इज इक्वल क्या हो जाएगा। अब बताओ, जब मुझे z का वैल्यू पता है तो क्या इसमें डाल सकते हैं, क्या हो जाएगा z की वैल्यू, y प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर है, x y z निकल गया क्या, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा और z की वैल्यू क्या हो जाएगा जी। क्या ये टफ था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। टाइप अब नेक्स्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइप में क्या हो, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो देख लेते हैं हम। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 वेयर एलिमेंट्स, whose एलिमेंट्स कर लीजिए, whose एलिमेंट्स इज a i j इज इक्वल टू i प्लस j का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ हम मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं, मैट्रिक्स तैयार करने वाले हैं। कैसे मैट्रिक्स आएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको एक 2 by 2 ऑर्डर का क्या करना है जी, मैट्रिक्स बना लेना है। ऐसा मैट्रिक्स कीजिएगा और आपको पता है कि A11 होगा, A12 होगा, A21 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि इसमें क्या करना है जी, पहला पोजीशन है तो 1 1, सेकंड है तो 1 2, 11 12 13 14 करते जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा 21 22 23 24 इस तरह के सारे जाएंगे। फिर आगे अगर जाना होगा तो क्या होगा 31 32 33 इस तरीके से बढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या काम करना है ना, इसका हमें एलिमेंट लिखना है कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। एलिमेंट दे रखा है मुझे, तो यहाँ दे रखा है ए आई जे इज इक्वल टू क्या है, आई प्लस का जे का क्या करना है जी, होल स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे बताओ तो A11 है, यानी कहने का मतलब A11 निकालना है। यानी यहाँ पे देखो और इसको देखो, कंपैरिजन करो, i की जगह पे कितना जी 1, j की जगह पे कितना 1 है। इससे क्लियर हो गया कि i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी क्या 1 है। इसकी जगह पे क्या करें, i की जगह 1 डालो और j की जगह पे भी 1 डालो, उसका होल स्क्वायर करो। 1 1 कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4 होता है। ठीक है, अगर अब हम बात कर ले कितना 1 2 है ना, 1 2, i की वैल्यू कितना है जी 1 और j की वैल्यू 2, i की जगह पे 1 डालो और j की जगह पे 2 और होल स्क्वायर करो, कितना होगा जी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसका क्या है A21 है, a की वैल्यू कितना है जी 2 है और j की वैल्यू कितना है 1 है, होल स्क्वायर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। A22 की बात करें तो कितना हो जाएगा जी, i का भी 2 j का भी 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब आप इस फॉर्म में अगर बना ले, इस तरह का बना ले, क्या करना है आपको जानते हैं, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। A11 की जगह पे 4 लिख देना है, फिर क्या है A12 की जगह पे कितना लिखना है 9 लिखना है, A21 की जगह पे कितना लिखना है 9 लिखना है, फिर इसके जगह पे क्या करना है 16 लिख देना है। ये मेरा मैट्रिक्स तैयार हो गया है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया है, इसको 2 by 3 कर दिए हैं। 2 by 3 ऑर्डर क्या करना है, एक मैट्रिक्स का तैयार करना है। उस मैट्रिक्स में दे रखा है कि उसका जो एलिमेंट है वो i by j के फॉर्म में दे रखा है। यानी अगर हम बात कर ले, इसी को हम आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 11 12 और ये क्या हो जाएगा जी 13 हो जाएगा और यहाँ 21 22 और ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसकी ऑर्डर का बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा जी, 2 रो है, 2 कॉलम कितना है ये 3 हो जाएगा, 2 by 3 हो गया है।
अब मुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस से निकालना है ये। ए आई जे आप जानते हैं कितना होता है जी, कितना क्या होता है दिया रखा है, हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, A11 निकालना है। तो A11 कैसे निकालोगे जी, 1/1 इज इक्वल टू 1। अगर मुझे निकालना है क्या चीज़, 1/2 निकालना है, A12 तो I की वैल्यू 1 है, 1/2 J का 2 तो 1/2। अगर मुझे निकालना है क्या चीज़, A13 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या है 3, क्या निकल रहा है ये सब। अब अगर हम बात कर ले कितना 2/1 का, 2/1 क्या हो जाएगा जी, I की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और J की वैल्यू देगा 1, तो क्या देगा ये 2 देगा। अगर हम बात कर ले 2/2 का, तो 2/2 कितना होगा, I का भी 2 है और J का भी 2 है तो क्या देगा 1 देगा। अगर हम इसकी बात करें 2/3 अगर करें तो क्या होगा जी, 2/3 I का 2 और 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, बात खत्म है। A11 की वैल्यू कितना है जी 1 है, A12 की वैल्यू कितना है 1/2 है, उसका क्या है जी 1/3 है। फिर क्या है जी बोली तो आगे, ये 2 है, ये 1 है और ये क्या है जी 2/3 है। तो क्या हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, जितने भी टाइप का देगा जिस टाइप का होगा आप ऐसे बना सकते हैं और आसानी से बनेगा, इसमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीक्वेंस पता है, हो सकता है इसमें मोड लगा दें, हो सकता है मोड ना दे के और कुछ भी दे दें, साइन कॉस के फॉर्म में दे दें, किसी फॉर्म में भी दें, बनाने का तरीका यही है, मेथड यही है, कुछ नया एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, क्या बुक का क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे आप लोगों से, बना करिएगा।